और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उस पर अगर आप कम भी ध्यान दोगे ना तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो 2020 में पैटर्न में जो आपका बदलाव हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एनालाइज कर लिया सीबीएसई का सैम्पल पेपर सब कुछ। तो उसके बाद मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट भी हो रहा है। आप लोग काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल दिया जाए 2020 के लिए। तो सबसे पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके से सीबीएसई इस बार अपना पैटर्न रखने वाली है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने चैप्टर वाइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि मोस्टली जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं टॉपिक्स में से बनेंगे। तो इसलिए इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत ही अच्छी तरीके से इसे कर लेना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपका ज़्यादा मार्क्स में से ज़्यादा मार्क्स का जो आपका ये चैप्टर है नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कैसे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपसे कोई भी इस तरीके से नहीं पूछेगा कि हाँ भैया टाइप्स ऑफ मुझे सारे बताओ, कॉम्बिनेशन है, ये है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिफाइन करने के लिए नहीं कहेंगे। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि आपको ऑलरेडी वो इक्वेशन बना के देंगे और कहेंगे आप पहचानिए कि किस टाइप का रिएक्शन है। इसके अलावा जो थोड़ा सा आपका थ्योरी बेस पूछ सकते हैं वो आपका एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो इन दोनों पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपको रिएक्शंस को ध्यान में रखना है कि आपको किस तरीके से आप देखोगे कहाँ पे कॉम्बिनेशन चल रहा है, कहाँ पे डिकम्पोजिशन चल रहा है, फिर ऑक्सीडेशन है आपके, सब कुछ रिडॉक्स वगैरह सब कुछ आपको एक एक बार एक एक झलक देख लेना है। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है ना आपका इस तरीके से बनेगा कि आपने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, तभी आप रटने से तो काम नहीं चलेगा, आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको घुमा के देते हैं, बट बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। सेकेंड जो आपका इसमें से इम्पॉर्टेंट बन सकता है वो आपका इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन है डेली लाइफ में, जिसमें आपका कोरोजन और रेंसिडिटी, इसमें से एक मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। साथ में आप ये जो आपका कोरोजन है उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको भी आप देख लेना इसी चैप्टर में। क्योंकि आपका वैसे तो ये सेकंड चैप्टर का भी पार्ट है, लेकिन आप यहीं पे कवर कर लेना। रेंसिडिटी में से एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि चिप्स के पैकेट में हम कौन सी गैस को डालते हैं, तो वो थोड़ा सा ना जो चीज़ें हैं वो कवर कर लेना। और बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप देख लोगे तो 4 चांद लग जाने वाला है ऑफकोर्स आपके प्रिपरेशन में। आगे चलते हैं चैप्टर 2 में, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें आपको जो करना है इस साल वो करना है आपको इंडिकेटर इफेक्ट्स ऑन एसिड और बेसिस। एसिड और बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं, सिंथेटिक हो गया, नेचुरल हो गया, तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हैं तो उसके लिए आपको मतलब वो एसिड पे रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से उसका कलर में चेंज होगा या फिर उसके ऑर्डर में या कुछ भी किसी भी तरीके के जो चेंजेस है ना उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर ना आजकल ट्रेंड में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस को मिलाया तो क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला टॉपिक जो है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद नेक्स्ट जो थोड़ा सा आपको ये 2-4 लाइन का याद रखना है कि हमें वाटर में एसिड ऐड करना चाहिए या फिर एसिड में वाटर को ऐड करना चाहिए। तो इसका आंसर खैर मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आप क्या करते हो वाटर को एसिड में डालते हो तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो मिक्सचर है वो आपका स्प्लैश आउट हो सकता है, इवन जो ग्लास के कंटेनर है वो भी टूट सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, ये हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है तो इस साल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इसका जो क्वेश्चन का पैटर्न बनता है वो इस तरीके से बनता है कि एक सब्सटेंस है जिसका नाम एक्स है, एक सब्सटेंस है जिसका नाम वाई है, वो इस चीज़ के लिए यूजेबल होता है, ठीक है ना। सपोज किसी भी तरीके से, जैसे उन्होंने कहा कि टॉयज़ बनाने के लिए यूज़ करना है तो यूज़ करते हैं, तो आपको तुरंत पकड़ना है कि वो है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फिर पूछेंगे आपका केमिकल नाम बता दो, केमिकल फार्मूला बता दो, उसके यूजेस बता दो। तो आपको ना स्मार्ट तरीके से सारे जो केमिकल्स है कॉमन सॉल्ट के वो अच्छी तरीके से आपको पढ़ने। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आपको याद रखने कि किसके साथ कितने नंबर ऑफ वाटर के क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बन सकता है 2 मार्क्स का कि पिकल्स या फिर कर्ड को हम कॉपर के यूटेंसिल्स में क्यों नहीं रखते हैं, तो इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें आपको मेटल और नॉन मेटल में जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्शन केस है उसको ध्यान रखना है, क्योंकि उस एक्सेप्शन से आपके हो सकता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने, ट्रू फॉल्स बने, कुछ भी बन सकता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन सा मेटल जो है आपका वाटर के किस में जैसे रिएक्ट करता है। जैसे कुछ मेटल्स हैं वो सिर्फ कोल्ड वाटर में करते हैं, कुछ हॉट वाटर में करते हैं, कुछ वेपर में करते हैं। तो उसको लेकर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना। साथ में इसी के अंदर एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी आ जाएगा, तो
तो उसको भी आपको करना है। साथ में रिएक्टिविटी सीरीज़ का तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई जगह आपको काम आएंगे। जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है तो वहाँ पे भी आपको ये काम आने वाला है, तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आपको करना है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कंपाउंड, जो कि 4th चैप्टर का पार्ट है, दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं या फिर अलग अलग तरीके से भी इसको पूछा जा सकता है। रिफाइनिंग ऑफ मेटल में आपका इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आप कर लेना तीनों, क्योंकि इस बार जो है थोड़ा सा ना कुछ एक्सेप्ट मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम आएगा, तो उसके बाद ही हम कुछ चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर आउट कर पाएंगे नेक्स्ट ईयर। बट इस बार भी मैंने एनालाइज करके जो भी समय पेपर दिया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। चैप्टर नंबर 4 है कार्बन और उसके कंपाउंड। तो वर्सेटाइल नेचर जो होता है कार्बन, उसको पकड़ना है। फंक्शनल ग्रुप जो है आपका डेफिनेटली उसमें से क्वेश्चन आने ही वाला है, कि चाहे वो हेलोजन ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एथेनॉल हो एंड ऑल एल्कोहल ग्रुप हो, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। प्लस में केमिकल फार्मूला आपको जो भी है आपका, जो जैसे आपका हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, तो उनके एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो इनके जो है फार्मूला आप याद रखना। साथ में आपको कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसको भी देख लेना है। सोप एंड डिटर्जेंट का भी मैटर आपको पढ़ लेना है, दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। और सोप की किस चीज़ के बने होते हैं, डिटर्जेंट किस चीज़ के बने होते हैं, ये सब मैंने आपको नोट्स में कवर किया हुआ है। तो आई होप कि अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी कि आपको पढ़ना क्या है। फिर क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप, की साबुन से किस तरीके से सफाई होती है, इसकी पूरी प्रोसेस, मिसेल एंड ऑल, उसका स्ट्रक्चर भी आपको साथ में कर लेना है। यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे क्या इसमें तो हमें सारा बता रहे हैं, बट एक्जैक्टली ऐसा नहीं है। जब आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारा कुछ है। उसमें से हमने बहुत कुछ हटा के सिर्फ कुछ टॉपिक्स ही आपको यहाँ पर दिखाए हैं जो कि आपको प्रिपेयर करना है। चैप्टर नंबर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट तो मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे। ट्रेंड्स और हो गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो इन चारों टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हालांकि जो ट्रायड्स है, अष्टक है, उसको आपको बस एक एक झलक भी देख लोगे ना तो चलेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 6 आपका लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में आपको करना है मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस, उसमें कौन कौन से ग्लैंड्स कनेक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ पर निकलता है, कहाँ पर प्रोटीन का मतलब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, कहाँ पर फैट डाइजेस्ट होता है, ये सब कुछ आपको न्यूट्रिशन में अच्छी तरीके से कर लेना है। रेस्पिरेशन में बात करें तो आपको एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन ही करना है। ईस्ट किस तरीके से करता है वो आपको तैयार रखना है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली आपका हार्ट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होता है, उसमें ट्रांसपीरेशन हो गया, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा कि आपका जो है ये सारा का सारा जो है जाइलम फ्लोएम भी इसमें थोड़ा सा आप एक बार देख लेना कि क्या करता है क्या नहीं। ब्लड और लिम्फ को आपको पढ़ना है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और साथ ही साथ आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बनाकर देख लेना है। नेफ्रॉन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शंस करते हैं, किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और साथ में किसी की किडनी अगर ख़राब हो जाती है तो होमोडायलिसिस की जो प्रोसेस पे जाते हैं, तो यहाँ से आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में, दैट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें आपको न्यूरॉन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, और डायग्राम भी कर लेना है, साथ में रिफ्लेक्स सेक्शन और उसका आर्क। ह्यूमन ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं इस तरीके से तो नहीं आएगा, लेकिन कौन सा ब्रेन का पार्ट जो है आपका कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, इसको लेकर क्वेश्चन आएंगे, तो आपको डेफिनेटली इसको भी अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। प्लांट के हार्मोन्स और जो हमारे ह्यूमन की जो हार्मोन्स है, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कनेक्टेड है और उसका फंक्शन क्या है, इस बार भी आपने देखा होगा फर्स्ट टर्म के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया था। तो इसलिए आपको हार्मोन तो ना दोनों की बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है, चाहे वो प्लांट हो और चाहे ह्यूमन के हार्मोन थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो और जैसे मास्टर ग्लैंड एंड ऑल, ये सब कुछ आप कर लेना अच्छी तरीके से। चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, आपका इंपॉर्टेंट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एमसीक्यू में कवर करवा दिया है। तो एमसीक्यू को तो आपको डेफिनेटली हर चैप्टर को देखना ज़रूर है, क्योंकि वहाँ से ना आपकी लगभग वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन तो आपका कवर हो ही जाएगा, चाहे वो ट्रू फॉल्स में पूछे, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे, हर चीज़ में वो आपका काम आएगा, इसलिए एमसीक्यू आप ज़रूर देख लेना। बेनिफिट्स ऑफ टिश्यू कल्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, और सीड फॉर्मेशन की प्रोसेस, चेंजेस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, मेल में फीमेल में दोनों करना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों आप कर लेना। हालांकि इस बार जो एक्सपेक्टेड है वो मेल रिप्रोडक्टिव है, क्योंकि फीमेल जो है बहुत सालों से आ रहा है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हर बार आता है और इस बार भी पूरे एक्सपेक्टेड है, बिकॉज इट इज़ द सोशल इशूज़। चैप्टर नंबर 9 के बारे में बात करें, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, इसमें मेंडल और उसका वर्क क्या है वो करना है। मोनो हाइब्रिड डी हाइब्रिड क्रॉस जैसे करवाया था। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बीइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
तो इसके बाद हम बात करते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और होमोलॉगस और एनालॉगस में दोनों में डिफरेंस, और एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल्स, एक दो फॉसिल्स के नाम भी आपको यहाँ पर याद रखने पड़ेंगे। चैप्टर 10 में चलते हैं। आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही इंपॉर्टेंट है, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी फॉर्मूला आपको तैयार रखना है। रे डायग्राम मिरर का हो लेंस का हो, दोनों को आपको प्रैक्टिस करना ही है। वैसे एक बार अगर आप स्कूल में कर लोगे ना, आप उसे भूलोगे नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक से कर लेना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और टाइम मिला तो मैं भी अपलोड कर दूंगी आपको रे डायग्राम के लिए वीडियो। फिर इसमें से न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बनेंगे वो आपका बनेगा मिरर फार्मूला को लेकर, लेंस फार्मूला, दोनों में से किसी से भी पूछ सकते हैं। तो दोनों का जो साइन कॉन्सेप्ट है कि कहाँ पर यू प्लस में लेते हैं माइनस में लेते हैं, वो वीडियो भी डले हुए हैं, तो आप सर्च करोगे प्रगति क्लासेस लिख के तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगा। पावर ऑफ लेंस जो है इसका थोड़ा सा फॉर्मूला है, आप इसको भी कर लेना विद SI यूनिट। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसमें मायोपिया, हाइपरमाइट्रोपिया और प्रेसबायोपिया तीनों आपको करना है, किस तरीके से इसको ठीक करते हैं, क्या कॉजेज है इसके, कौन से लेंस से ये ठीक हो सकता है, ये करना है। साथ में रिफ्रैक्शन जो होता है ग्लास प्रिज्म के थ्रू, ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल का पार्ट है। हालांकि इस बार प्रैक्टिकल को अलग तो सेक्शन बना नहीं रहे, तो आपका कहीं पर भी प्रैक्टिकल्स जो है वो चले आ सकता है, वो करना है। साथ में इन क्वेश्चंस को आंसर आपको जरूर तैयार करना है कि जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग क्यों करते हैं, डेंजर साइन हमेशा रेड कलर का ही क्यों होता है, जो स्काई का कलर है वो ब्लू ही क्यों दिखता है, क्लाउड्स वाइट ही क्यों होते हैं, और उसके बाद जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का कलर रेड क्यों होता है, और टिंडल इफेक्ट क्या होता है। बहुत ही 2-2, 3-3 लाइन के क्वेश्चंस है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर तैयार करना, 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। आगे चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ओम्स लॉ। इसमें जितनी भी चीज़ें आ रही है ना, सबको आपको SI यूनिट के साथ तैयार करना है। और उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आपका ओम्स लॉ को यूज़ करवा के आपसे पैरेलल में या सीरीज़ में लगवा के आपसे रेजिस्टेंस भी निकलवा सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, तो उसको भी तैयार कर लेना है। साथ में इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब कुछ आपको तैयार रखना है। कि 2-2 लाइंस के टॉपिक हैं गाइज, इतना ज़्यादा है नहीं जैसा आपको देखने में लग रहा है। साथ में न्यूमेरिकल जो इसमें से हीटिंग इफेक्ट का मोस्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको 2 से 3 नंबर के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 13 दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आपको मैग्नेटिक इफेक्ट जो है डिफरेंट केसेस में पूछ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। हालांकि बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन ये क्वेश्चन फर्स्ट टर्म अलॉन्ग विद सैम्पल पेपर में भी देखने को मिला है, इसलिए अब आपको ये टॉपिक को तैयार करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट को देख लेना, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट इसको भी देख लेना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल का आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेना है, और साथ में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, अर्थ वायर क्या है, ग्रीन वायर, वो सब कुछ आपको प्रिपेयर रखना है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या होता है, मतलब अच्छे गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, बायोमास, बायोगैस आपके इंपॉर्टेंट है। साथ में क्यों हम यूज़ कर रहे हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस और लिमिटेशन दोनों तैयार रखना है। साथ ही जियोथर्मल और न्यूक्लियर एनर्जी को आपको प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में आर इन्वायरमेंट, जिसमें आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें से 3-4 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल, फॉर्मेशन एंड डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का तो खैर पहले से ही पढ़ते आ रहे हो तो आपको याद भी होगा, लेकिन फिर भी एक झलक आप देख लेना, क्योंकि फॉर्मेशन जो ओजोन लेयर का है वो 10th क्लास में इंट्रोड्यूस किया गया है, बाकी डिप्लेशन तो आप बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हो। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल को हम वेस्ट को किस तरीके से हम डिस्पोजल अच्छी तरीके से कर सकते हैं वो। और लास्ट चैप्टर 16 में आपको 3R करना है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, चिपको आंदोलन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डैम विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, तो इसको भी तैयार रखिए। और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल आपके इसमें जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, जिसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह सब आ जाएगा, तो इसको आपको तैयार करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एग्जाम टाइम पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइस हेल्पफुल होने वाली है।